हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का दूसरा चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के संग। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या दे रखा है? व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया? इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया था? 1952, 1950, 1964 या फिर 1975? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 52, 50, 64 या फिर 75? और मेरे पास जो आंसर आया है वो क्या है? बलि का बकरा। मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात कर रहा है और 1950 वो आंसर बता रहा है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और ये बलि का जो बकरा है वो हलाल हो चुका है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन। विच इकोनॉमी produces the goods that can be sold in domestic and foreign market for profit motive? कौन सी इकोनॉमी के अंदर जब हम सामान को चाहे डोमेस्टिक मार्केट में बेचें चाहे फॉरेन मार्केट में बेचें प्रॉफिट मोटिव के लिए, उस इकोनॉमी को हम क्या बुलाते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बुलाते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बुलाते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बुलाते हैं, या फिर हम कुछ भी नहीं बुलाते हैं? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए कैपिटलिस्ट, बी सोशलिस्ट, सी मिक्स्ड या फिर डी नन ऑफ दीज? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना, सोशल वर्क के लिए, सोशल मोटिव के लिए कौन सी इकोनॉमी होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। और कैपिटल कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कौन सी इकोनॉमी होती है? ऑप्शन नंबर ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहां पे सारे डिसीजन प्राइवेट प्लेयर्स लेते हैं और जिनका मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सारे डिसीजन कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है और उनका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्सचर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर ऑफ आरबीआई? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर गवर्नर? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। और बच्चे ने आंसर दिया सर चपेड़ पढ़ना चाहिए ऐसे बच्चों को जिनको आंसर नहीं आता है। ठीक है, चपेड़, चपेड़ मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आंसर एकदम सही आया है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते। क्या दे रखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ प्लानिंग कमीशन? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्लानिंग कमीशन का गोल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी इक्विटी, ऑप्शन नंबर सी रिसोर्स कंजर्वेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी सेल्फ रिलायंस? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रोथ, इक्विटी, कंजर्वेशन या फिर सेल्फ रिलायंस? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्स कंजर्वेशन इज नॉट द गोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। उनका जो गोल है वो क्या है हमारा? इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये चार गोल थे हमारे। रिसोर्स कंजर्वेशन हमारा गोल नहीं था। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स which one of the following is a good indicator of economic growth? इकोनॉमिक्स की भाषा के अंदर नीचे दी गई ऑप्शन में से ग्रोथ का एक अच्छा इंडिकेटर कौन सा होता है? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी या फिर एनएनपी? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी या फिर एनएनपी? बताओ बच्चों फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल आंसर है जो बार बार पढ़ते हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जीडीपी। तो जीडीपी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द पॉलिसी विच प्रमोट सेटिंग अप एन अपर लिमिट ऑफ द लैंड दैट कुड बी ओन्ड बाय अ लैंड ओनर? क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि उस पॉलिसी का टर्म क्या है जिसके अंदर एक अपर लिमिट लगा दी जाती है किसी भी लैंड ओनर के ऊपर कि वो कितना मैक्सिमम लैंड ओन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए लैंड फ्रेगमेंटेशन,
ऑप्शन नंबर बी लैंड सीलिंग, ऑप्शन नंबर सी लैंड कल्टीवेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी लैंड टिलिंग। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन से टर्म के अंदर हम अपर लिमिट लगा देते हैं, फ्रेगमेंटेशन, सीलिंग, कल्टीवेशन या फिर टिलिंग। बताइए बच्चों फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी लैंड सीलिंग। अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम कितना लगा सकते हो, और सील, सील मतलब हमारी छत, छत से ऊपर कुछ नहीं होता है, तो लैंड सीलिंग इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन, नेम द टू स्टेट्स इन विच लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से दो स्टेट्स के अंदर हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो सक्सेसफुल हुए थे, महाराष्ट्र तमिलनाडु, कर्नाटका वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, या फिर वेस्ट बंगाल एंड केरला। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो बड़ा ही यूनिक आंसर आया है, डम डम डमरू बाजे। मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर डी की बात करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बच्चा कह रहा है वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर इसका आंसर सही होना चाहिए, और बच्चा एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए थे। ठीक है, क्लियर, ओके। अगला सवाल, for the growth of dash use of HYV seed was beneficial, राइस, बार्ले, वीट या फिर पल्सेस। बताओ बच्चों फटाफट इसका आंसर क्या होगा। HYV सीड सबसे ज्यादा किसके लिए बेनिफिशियल रहे थे, राइस के लिए, बार्ले के लिए, वीट के लिए या फिर पल्सेस के लिए। फटाफट से बता दो, फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ। चलो तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी वीट। वीट के लिए सबसे ज्यादा HYV सीड जो थे हमारे बेनिफिशियल रहे थे। ओके, अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। कौन से साल के अंदर IPR आया था, 1956, 1950, 1965 या फिर 1953। 56, 50, 65, 53। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1956। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, IPR ये इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन दो बार अडॉप्ट करी गई थी, पहली बार करी गई थी 1948 के अंदर, और दूसरी करी गई थी 1956 के अंदर। ठीक है, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट IPR कब हुआ था, आपको बताना 1948 के अंदर। फिर अगर आपसे पूछता है कि हाँ भाई सेकंड IPR कब आया था, 1956 के अंदर। ये चीज समझ में आ रही है, ओके। अगला सवाल बच्चों क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। नेम द कमिटी formed for the village and small scale industries in 1955। कौन सी कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या विलेज इंडस्ट्रीज के लिए 1955 में बनाई गई थी, नरसिम्हन कमेटी, कार्वी कमेटी, बसेल कमेटी या फिर रंगाराजन कमेटी। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, नरसिम्हन, कार्वी, बसेल या फिर रंगाराजन। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है और इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी कार्वी कमेटी। कार्वी कमेटी बनाई गई थी 1955 में, जिसके अंदर उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि अगर आपको गांव को डेवलप करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है, तो आपको वहां पर अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रिकमेंडेशन दिया था। ओके, अगला सवाल बच्चों, व्हाट इज द ट्रेड स्ट्रेटेजी which India adopted in the first 7 5-year plan। पहले 7-5 साल वाले प्लान के अंदर इंडिया ने कौन सी ट्रेड स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, पार्शियली इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, पार्शियली आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी या फिर आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पार्शियली इनवर्ड लुकिंग, पार्शियली आउटवर्ड लुकिंग, इनवर्ड लुकिंग या फिर आउटवर्ड लुकिंग, ए बी या डी। बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत ही सही, बिल्कुल सही आंसर आते हैं मेरे पास। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम सेल्फ रिलायंट होंगे, हम उन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बंद करेंगे या कम करेंगे जो कि इंडिया में खुद ब खुद बनाए जा सकते हैं, अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। इस चीज को उन्होंने क्या बोल दिया था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी।
क्लियर हो गया बच्चों आपको? बहुत सही। अब आते हैं बच्चों, हमारे 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मुश्किल से 3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी कंप्लीट करते हैं और आज का सेशन हम करेंगे समाप्त। द यूज ऑफ HYV सीड्स रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ HYV सीड्स को किस चीज की जरूरत होती है? रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर इन करेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों की ही जरूरत होती है या फिर किसी की भी जरूरत नहीं होती? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। HYV सीड्स को किस किस की जरूरत होती है? रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर इन करेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों का ऑप्शन ए, बी या फिर कुछ भी नहीं? बताओ बच्चों जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी, बोथ ए एंड बी। दोनों ही की चीज जरूरत होती है, मतलब आपको वाटर की रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है और आपको पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर भी करेक्ट प्रोपोर्शन में चाहिए होता है, तभी आप HYV का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? The proportion of agriculture produce which the farmer actually sell in the market after satisfying his domestic need is called. एक फार्मर अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरी करने के बाद कुछ भी अगर एक्स्ट्रा सामान बचता है और उसे अगर वो मार्केट में बेचकर आता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है? प्रॉफिटेबल, मार्केटेड सरप्लस, कॉस्ट सरप्लस या फिर कुछ भी नहीं कहा जाता? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ए, प्रॉफिटेबल, बी, मार्केटेड सरप्लस, सी, कॉस्ट सरप्लस या फिर डी, नन ऑफ द अबव? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्केटेड सरप्लस। ये मार्केटेड सरप्लस की डेफिनेशन ही दे रखी है कि मार्केटेड सरप्लस इज रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हिच द फार्मर एक्चुअली सेल इन द मार्केट आफ्टर सैटिस्फाइंग हिज डोमेस्टिक नीड्स। डेफिनेशन ही दे रखी थी। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेशन तो बच्चों शुरू होते ही समाप्त हो गया, काफी छोटा सेशन रहा, गिने चुने 12-15 क्वेश्चन थे, लेकिन ध्यान रखना अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए इस चैप्टर के। अभी हम पहले चैप्टर वाइज चल रहे हैं, फिर चैप्टर वाइज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर हम मिक्स्ड केस स्टडीज करेंगे। उसके साथ में आपको एक जो अभी सीबीएसई की सैंपल पेपर इशू है उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा अलोंग विद एक्सप्लेनेशन। सॉल्यूशन तो आपको क्या साथ में मार्किंग स्कीम दे रखी है, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज in Indian policy resolution. इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? 2, 3, 4, 5? बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 या फिर 5? फटाफट से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 5? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3। 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है इंडस्ट्रीज को, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी। स्केड्यूल ए क्या बोला जाता है? जिसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। स्केड्यूल सी क्या बोला जाता है? जिसमें प्राइवेट लोग कर सकते हैं गवर्नमेंट के संग। और स्केड्यूल बी के अंदर क्या है? चालू कौन करेगा? गवर्नमेंट, लेकिन रन कौन करेगा? प्राइवेट पीपल करेंगे। तो ये थे हमारे 3 स्केड्यूल, स्केड्यूल ए, बी, सी। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा इसको सॉल्व करने में। और आपको कोई भी आंसर्स गलत आ रहे हैं तो एक बार उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। अब इस चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट नहीं हुए हैं, आपको आगे और भी मिलेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अब मंडे को विद अकाउंट्स का सेशन। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।